हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मल्टीपल ऑफ़र्स के बारे में। तो एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास मल्टीपल ऑफ़र्स थे और तब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब मैं इस मोमेंट को एंजॉय करूं या फिर मैं इन मल्टीपल ऑफ़र्स के बीच में कंफ्यूज हो जाऊं और कौन सा चूज़ करूं, कौन सा रिजेक्ट करूं, कहीं कुछ गलत ना कर दूं। तो ये वाला जो डर था कि कुछ गलत ना कर दूं, ये बहुत ही ज़्यादा था। तो ऐसे मामले में क्या करना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको एक फ्रेमवर्क भी दिखाऊंगा जिसमें कि आपको हेल्प मिलेगी कि आपको डिसाइड करने में कि आपको किस तरीके की कंपनी को चूज़ करना चाहिए और क्या क्या जो फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये जो हैं ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इनको किस तरीके से कंसिडर करना चाहिए बिफोर चूजिंग एनी गुड ऑफर, लाइक क्या किस तरीके से ऑफर्स में आप कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हुआ क्या कि कुछ साल पहले मैं जॉब चेंज के लिए देख रहा था, ओके। और उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए और हमेशा शुरुआत में मुझे तो स्ट्रगल ही करनी पड़ती है इंटरव्यूज़ में। तो मैंने वो किया और उसके बाद मेरे को मेरा पहला ऑफ़र लेटर मिला। अब मेरे पास नोटिस पीरियड था। अब क्वेश्चन ये था कि मैं इस नोटिस पीरियड को कैसे यूटिलाइज़ करूं। चाहे तो मैं सब कुछ चीज़ें इग्नोर करके एंजॉय करता उस टाइम को, या फिर मैं उस नोटिस पीरियड में और भी ज़्यादा मतलब कंपनीज़ के लिए ट्राई करता और फिर कुछ और ज़्यादा ऑफ़र लेटर क्रैक करता। तो क्या करना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हाँ, मुझे ट्राई करना चाहिए और मैंने उस टाइम पे ट्राई किया था और मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसा ही करना चाहिए। मतलब मल्टीपल ऑफ़र्स के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पार्टी में जाते हैं, ठीक है? और वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? मतलब आप पहले स्टॉल में जाएँगे और बस उतना ही खा-खू के अपना बस हो गया, अब कुछ नहीं करना। या फिर आप सब चीज़ें ट्राई करोगे, ऑब्वियसली मतलब आप अब सब चीज़ें ट्राई करोगे, सेकंड ऑप्शन ही आप प्रेफर करेंगे, राइट? तभी तो आप एक एक्सपीरियंस ले पाएंगे उस पार्टी का और आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट की क्या वैरायटी होती है। भले ही आप उस सब चीज़ें ना खाएं बट एटलीस्ट देख तो लें। तो सेम ही केस होता है आपका इंटरव्यूज़ के केस में भी। जब आपके पास मल्टीपल ऑफ़र लेटर्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि एक पार्टी चल रही है मार्केट में, ओके, और आपको उसमें से मल्टीपल ऑफ़र लेटर्स आए हैं। अब फ़र्क ये है इसका पार्टी से, एक्चुअल पार्टी से ये फ़र्क है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करती रहनी पड़ती है। तो वो एक हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो ये एक अनकंफर्टेबल जोन हो जाता है आपके लिए, जो कि बहुत से लोग अवॉइड करते हैं और फिर वो रीज़न देते हैं या कह लें कि एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि भाई मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है और ये तो मेरी ड्रीम जॉब मिल गई, या इस तरीके के रीज़न्स देते हैं। बट आइडियली स्पीकिंग, हाँ, हमें और भी ज़्यादा ऑफ़र लेटर्स के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री है और प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई किसी का नहीं होता। 2-3 साल बाद आपको फिर से शायद जॉब चेंज की ज़रूरत पड़े या आपकी कंपनी को ही आपकी ज़रूरत ना पड़े, जिसको अभी आप एक बेस्ट ऑफ़र लेटर, लाइफ टाइम ऑफ़र लेटर लेके समझ रहे हैं, उसको फ्यूचर में वो मतलब उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ़र लेटर्स हैं तो हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो ये एक हम फ्रेमवर्क देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ये सारी जो है कैटेगरीज़ ऑफ कंपनीज़ हैं जो हमारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इनमें जो हमारी पहली कैटेगरी होती है वो होती है जो बिग आईटी कंपनीज़, जो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होती हैं लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ इतने होते हैं, स्ट्रेंथ इतनी होती है कि मोस्टली हमें उन्हीं की कॉल्स आती हैं, ठीक है। नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि जिस भी कंपनी में 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं वो बिग आईटी कंपनीज़ में आती हैं, लाइक एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब बिग आईटी कंपनीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास स्मॉल आईटी कंपनीज़ होती हैं जो कि छोटी छोटी कंपनीज़ होती हैं, 10,000 से कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ये स्मॉल आईटी कंपनीज़ हो गई। फिर हमारे पास ब्रांड प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसका ओरेकल हो गया, या फिर आपका अडोबी हो गया। तो ये आपकी प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, ब्रांड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। फिर कुछ स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं जो कि छोटी होती हैं और लाइक 10 साल पुरानी नहीं होती, मतलब 4-5 साल उन्हें खुले हुए होते हैं। तो ये आपकी, तो ये मोस्टली जो सारी कंपनीज आप देखेंगे सॉफ्टवेयर और आईटी में, मोस्टली इन्हीं 4 कैटेगरीज में फिट हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम फैक्टर कंसिडर करेंगे वो है हमारा सैलरी। अब सैलरी क्या होती है कि जो आपकी बिग आईटी कंपनीज और स्मॉल आईटी कंपनीज होती है वो ठीक ठीक आपको सैलरी आपकी करंट पैकेज पे आपको 30% 40% हाइक दे देते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं।
पर जो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं वो तो आपको आई थिंक 60-70% तक हाई दे सकते हैं, मतलब और भी ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं, ठीक है। तो जो सैलरी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी जॉब चेंज में, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो जो भी ज़्यादा सैलरी दे वहाँ चले जाओ। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर दो बिग आईटी कंपनीज फॉर एग्जांपल इन्फोसिस और कॉग्निजेंट आपको अगर सेम सैलरी ऑफर करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख का पैकेज ऑफर करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे कंपेयर करना चाहिए दोनों को। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए है कि आपको सपोज आप समझते हैं कि इन्फोसिस बेटर है आपके लिए, आपके दिमाग में कहीं है कि चलो इन्फोसिस के लिए आप थोड़ा बायस्ड हैं कि ये बेटर होगा, तो आपको क्या करना ही चाहिए उस टाइम पे कि कॉग्निजेंट के एचआर के पास जाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई बहन जो भी है आप मेरे को इस पे जो करंट सैलरी है 10, ये तो मुझे इन्फोसिस वाले भी दे रहे हैं, इन्फोसिस अगर आप नाम ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मेरे को ऑफर लेटर है और मेरे को अब 25% की हाइक चाहिए 10 लाख पे। इट्स कम्प्लीटली फाइन, ये सैलरी नेगोशिएशन होता है। एटलीस्ट आपको 20 to 25% पे ही मिनिमम क्राइटेरिया रखना चाहिए, बाकी आप 30-40 भी मांग सकते हैं, वो आप पे है, बट आपको ये 20 to 25% मिनिमम हाइक तो मांगनी ही चाहिए। अब आप मांगेंगे, अगर कॉग्निजेंट वालों ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आपके पास इन्फोसिस का ऑफर तो है ही। और यहाँ पे एक वार्निंग है, एक गलती नहीं करना कभी भी कि दो कंपनियों के पास दोनों से मत बोलने लग जाना कि मुझे मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक ऑफ़र है, ठीक है, तो वो थोड़ा गड़बड़ वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि कंपनीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं और हो सकता है कि दोनों ही आपसे नाराज़ हो जाएं, ठीक है। तो एक को तो अपना बेस ऑफ़र समझ लो कि भाई ये तो है, इसको मैं कभी परेशान नहीं करूँगा इसके एचआर को, और दूसरे से आप नेगोशिएट करो कि भाई मेरे को इससे ऊपर सैलरी चाहिए या जो भी है आपके मन में वो, तो ये कम्प्लीटली फ़ाइन है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, अब ये जो है ये एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। अब यहाँ पे जो आपकी बिग आईटी कंपनीज़ होती हैं या फिर जो आपके ब्रांड प्रोडक्ट कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। रीज़न ये होता है कि बिग आईटी कंपनीज़ के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनके पास अगर आप बेंच सिस्टम भी होता है, वो अपना बेंच भी मेंटेन करते हैं। और जो ब्रांड आईटी प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं वो उनके पास पैसा बहुत होता है, तो वो भी आपको मेंटेन कर सकते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी दोनों ही केसेस में बहुत अच्छी है। जो स्मॉल कंपनीज़ हैं उनमें जॉब सिक्योरिटी का पता नहीं होता, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट ख़त्म तो आदमी ख़त्म, काम ख़त्म और अपना बोरिया बिस्तर बांध लो करके वाली सिचुएशन होती है। तो ये डिफरेंस है, ये जॉब सिक्योरिटी है, ये आप कंसिडर कर लेना बेस्ड ऑन द साइज़ ऑफ द कंपनी एंड द ब्रांड ऑफ द कंपनी। तो ये है हमारी जॉब सिक्योरिटी। जो हमारा थर्ड एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमारी टेक्नोलॉजी जिसमें हम काम करने वाले हैं। अब होता यह है कि बिग आईटी कंपनीज़ में तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, क्योंकि वो किसी भी प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। और लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं उनमें आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से प्रोजेक्ट, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ही यूज़ करते हैं, तो उनमें टेक्नोलॉजी एज कंपेरिजन कंपैरेटिवली अच्छी होती है आईटी कंपनीज़ के कंपैरेटिवली। और इसमें एक चीज़ ये है कि जो बिग आईटी कंपनीज़ है वहाँ पे अगर आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है, ओके, तब आप आई विल रिकमेंड कि आप हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाएं, क्योंकि अभी तो आपको इतना नहीं पता लगेगा लेकिन फ्यूचर में वही मैटर करता है, वही आपका फ्यूचर बनाएगा। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो फिर आप करंट टेक्नोलॉजी या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के साथ कैसे काम कर पाएंगे इन नियर फ्यूचर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लास्ट वाला फैक्टर है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो वर्क प्रेशर क्या है, जॉब टाइमिंग्स क्या हैं और किस तरह का एनवायरनमेंट है, कल्चर कैसा है। तो इसमें आपका अगेन जो बिग कंपनीज़ होती है और जो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं उनका तो अच्छा रहता है नॉर्मली, क्योंकि उनकी एचआर बेस्ड पॉलिसीज़ होती हैं, मतलब एक सिंगल पर्सन वो कंपनीज़ ड्राइव नहीं करते, वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिग होती है। जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं उनमें इतना वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, पैसा भी ज़्यादा होगा लेकिन वर्क प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो स्मॉल कंपनीज़ होती है वो सिंगल पर्सन ड्राइव करता है, तो वो एक पर्सन की मेंटेलिटी से चलती हैं कंपनी कि आप उसने ये बोल दिया तो यही होगा, वो एकदम हार्ड वर्किंग है तो यही एक्सपेक्ट करेगा कि सारे इसके सारे हार्ड वर्किंग ही हो। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट आप झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, वो आपके ऊपर है।
तो ये थे हमारा एक फ्रेमवर्क, और मैं ये मानता हूँ कि फ्यूचर में आपको ज़रूर मल्टीपल ऑफ़र्स आएंगे, क्योंकि मेरा काम ही है लोगों की इंटरव्यूज़ में हेल्प करना और उनको मल्टीपल ऑफ़र्स, एटलीस्ट सिंगल ऑफ़र तो दिलाना ही दिलाना। और अगर आपने अपने करियर में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन फेस करी है जो आपको लगता है आईटी करियर या सॉफ्टवेयर करियर में, जो आपको लगता है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके लिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए और आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट, क्योंकि ये हो सकता है इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने वो चीज़ पहले ही देख रखी हो। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। और अगर आपको लगता है कि भाई वीडियो अच्छा बनाया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे और उसके बाद फिर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।